Hello everyone, today I am talking about bioenergetics. Bioenergetic is the quantitative study of energy transduction. Energy transduction is changes of one form of energy into another, and that occur in living cells. Okay, now biological energy transformations obey thermodynamic law. So first law states that universe energy in the universe remains constant. Energy may change the form, but it cannot be created or destroyed. So energy is constant in universe. And second law states that entropy of the universe increases. Entropy always increases. इसके बाद हम कुछ बात करें, अगर लेबोरेटरी की बात करें तो वहाँ पर जो भी हम केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस होती है वो एक आइसोलेटेड और क्लोज्ड सिस्टम में होती है. आइसोलेटेड और क्लोज्ड सिस्टम मतलब जहाँ पर एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ में. क्योंकि यूनिवर्स क्या होता है हमारा, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स होता है हमारा कोई सिस्टम प्लस सराउंडिंग. और लिविंग सेल्स क्या है, लिविंग सेल्स आर ओपन सिस्टम बिकॉज दे एक्सचेंज बोथ मटेरियल और एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. इसके बाद हम कुछ क्वांटिटीज़ की बात करें थर्मोडायनामिक, तो हमारे पास सबसे पहले आती है गिब्स फ्री एनर्जी, और या यूँ कहें एनर्जी चेंज है डेल्टा जी. इट इज़ एनर्जी यूज टू डू वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेल्टा एच. इट इज़ अ एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जो कि हमको एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक है वो पता चलता है इससे हमको. नेक्स्ट आता है हमारा एंट्रोपी, डेट इज़ डेल्टा एस. एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस. अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली उसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, तो एंट्रोपी भी ज़्यादा. और अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसकी एंट्रोपी कम हो रहेगी. इसके अलावा हम अगर यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो ये एक रिएक्शन है हमारी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है. और ये जो स्मॉल ए बी सी डी है ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. और अगर इसकी जो इक्वेशन रहेगी, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो इस तरीके से होगा, और ये जो है कैपिटल और ये ब्रैकेट में ये हमारे मोलर कंसंट्रेशन है. इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में क्या डिफरेंस है या उनका क्या रिलेशन है, तो ये है हमारा डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम. यहाँ हम देखें तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रोस नंबर, फैराडे कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ये इनकी कुछ कांस्टेंट्स वैल्यू है. इसके बाद ये यूनिट से डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी की 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल. 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर होती है. उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह ये सब. इसके अलावा यहाँ पर कुछ ये टर्म्स लिखी, इसको मैं इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ. अगर हमारा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है डेल्टा जी नॉट, तो वो हमारा रहेगी 0. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा ये जो डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ये हमारी नेगेटिव रहेगी. और इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी. अगर ये लेस देन 1 रहा तो हमारा जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, और जो रिएक्शन होगी वो हमारी कैसी होगी, रिवर्स. इससे एक और चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि अगर थोड़ा सा भी हमारा इसमें चेंज हुआ के इक्विलिब्रियम में, तो सॉरी डेल्टा जी में, तो इसमें बहुत बड़ा हमको चेंजेस मिलेगा. मतलब ये रेसिप्रोकली रिलेटेड है या एक्सपोनेंशियल रिलेटिव है ये दोनों टर्म्स, के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट.
इसके बाद हमारे पास आती है नर्स्ट इक्वेशन, तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर हम बात करें तो E इक्वल टू ई नॉट हमारी ये स्टैंडर्ड है प्लस आर टी अपॉन एन एफ, ये फेराडे कांस्टेंट, और ये लॉग। अब यहाँ पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और यहाँ आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इसमें क्या होता है, और अगर इसको हम सिर्फ डेल्टा जी की रिस्पेक्ट में देखें तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ और डेल्टा इज चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बायोएनर्जेटिक्स में, बिकॉज बायोलॉजिकल वर्क इज डन बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये ए है मेरा और ये कन्वर्ट हो रहा है अगर बी में, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इसका मतलब कि ये जो एजेंट है ये कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, और या भी कह दूँ फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और चीज़ अगर इससे हम समझें तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब कोई लार्जर यूनिट है जो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो रही है, डिवाइड हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साथ में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सर्गोनिक। एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करूँ, एनाबॉलिज्म, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि कोई स्मॉलर यूनिट्स कोई लार्जर यूनिट फॉर्म कर रही है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी यूज़ होगी, एनर्जी यूज़ होगी तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एंडरगोनिक रिएक्शन होगी ये। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा कार्बन का होता है। अगर CH4 की बात कर लें हम, ये हाइड्रोजन है, रिडक्शन पोटेंशियल की एक और बात होती है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल। हायर रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो ये यहाँ से ये इसको देगा, ये क्योंकि हमारा जो कार्बन है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हमेशा ये लोअर टू हाई है, तो लो टू हाई मूव करेगा रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी ऑक्सीजन की, उसके बाद आता है हमारा नाइट्रोजन, उसके बाद आता है हमारा सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आता है हमारा कार्बन, और फिर कार्बन के बाद आता है हमारा हाइड्रोजन। इस तरीके से अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात करूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर मेरा कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ मूव करेंगे वो इस डायरेक्शन में रहेंगे। अब अगर मैं आयरन की बात करूँ, Fe2+ है, अगर मैं कहूँ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में। और अगर मैं रिडक्शन किया, रिड्यूस हो रहा है इसकी बात करूँ तो कॉपर है, सपोज कॉपर 3+ है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में, ठीक है। मतलब बायोलॉजिकल जो ऑक्सीडेशन होते हैं उसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं एक तरीके से। इसके अलावा मैं अब बात करूँगी ATP हाइड्रोलिसिस की। ये कुछ और भी केमिकल रिएक्शन से, रीअरेंजमेंट, डिहाइड्रोजनेशन, इस तरीके से। और हमारे जो NAD FAD है वो एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, NAD एंड FAD। इसके अलावा यहाँ पर ATP किस तरीके से हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो ये हमारा ATP है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखें 1 2 3 4, ये 4 नेगेटिव है हमारे पास में। उसके बाद ये जो वाटर है इससे हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फॉर्म होगा, यहाँ ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा सबके पास में, और ये जो हाइड्रोजन है ये परमानेंटली बाइंड नहीं रहता है इससे। उसके बाद अगर ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास ATP4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू ADP2 नेगेटिव,
ठीक है, इसका आयोनाइजेशन हुआ तो यहाँ पर ये H+ निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ADP3 नेगेटिव। तो रिएक्शन कैसी हुई, ATP4 नेगेटिव प्लस वाटर, इट विल गिव ADP3 नेगेटिव प्लस HPO4 2 नेगेटिव प्लस H+। और यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी वो हमारी लगेगी -30.5 किलो जूल पर मोल। अगर NAD/FAD की बात करें तो NAD/FAD एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स रहेंगे। इस तरीके से बायो एनर्जेटिक्स में हमको ये कुछ ही चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है NAD/FADH का। और जो भी रिएक्शंस होती है हमारी ऑक्सीडेशन में, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं।